दोस्तों आज आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आई हूं जिनमें से कुछ खबरें बेहद खास हैं और एकदम हिला देने वाली हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका से आई एक ऐसी खबर बताऊंगी जिसने हमारे देश के कुछ खास लोग जिन्हें हम विश्व गुरु के भक्त कहते हैं उनको सदमे में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस्राइल ने भी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट हमले यानी कि संयुक्त हमले किए हैं, इसकी खबर है। वहीं यमन ने उनके खिलाफ हमला करने वालों को क्या बड़ी चेतावनी और कड़ी चेतावनी दी है, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एक एक खबर पर डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करिए। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आपके एक लाइक से बहुत सारी हिम्मत मिलती है आपके लिए इसी तरह की सच्ची वीडियोस लेकर आने का। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, इसलिए दोस्तों एक लाइक जरूर किया करिए। जो लोग लाइक करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और दोस्तों लाइक करने के साथ साथ कमेंट में आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ लिखना बिल्कुल भी मत भूला करिए। खबरों पर अपनी राय भी लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका से आई एक ऐसी खबर बताना चाहती हूँ जिसने विश्व गुरु के भक्तों की नींद उड़ा दी है। अंधभक्त सदमे में है। जिस अमेरिका को वो अपना दोस्त मानते हैं उसी ने ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर भक्त मंडली में खलबली मच गई है। दरअसल जिसने भारत को आंख दिखाई उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने इनाम दे दिया, वो भी बड़ा इनाम। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत कौर ढिल्लों को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इधर भक्त, अंधभक्त और मंडली सोरोस का राग अलापती रह गई और उधर डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ढिल्लों को अमेरिका के न्याय विभाग में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ सिविल राइट्स के पद के लिए नामित कर दिया। ये वही हरमीत कौर हैं दोस्तों जिन्होंने खालिस्तानी समर्थन गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश पर भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिन्होंने खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या की साजिश पर यह कहा था कि भारत अमेरिका के सिखों के लिए मौत के जत्थे भेज रहा है। सिर्फ यही नहीं, हरमीत ने किसान आंदोलन के दमन के खिलाफ भी बढ़ चढ़ कर आवाज उठाई थी, खुलकर भारत सरकार की आलोचना की थी। दोस्तों हरमीत कौर ढिल्लों भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो वकील है और रिपब्लिकन पार्टी की एक प्रमुख नेता है। वो अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहती हैं और उनके बयान सीधे सीधे भारत सरकार को घेरते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति खुलेआम भारत सरकार के खिलाफ बयान दे, खालिस्तानी समर्थकों के पक्ष में आवाज उठाए, उसे ही ट्रंप ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब क्या विश्व गुरु इस नियुक्ति को रुकवा पाएंगे? वैसे अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने ही आरोप लगाया था कि एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव ने साजिश में भूमिका निभाई थी। पन्नू सिख ऑफ जस्टिस संगठन के संस्थापक हैं और भारत में उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है। दोस्तों अब इस्राइल के उस नए फैसले के बारे में आपको बता देती हूँ जिसमें उसने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी अवैध बस्तियों की सुरक्षा के लिए स्वचालित हथियार तैनात करने का ऐलान किया है। खबर है कि इस्राइल कब्जे वाले क्षेत्र में अवैध इस्राएली बस्तियों पर संभावित हमलों को रोकने के प्रयास में वेस्ट बैंक पर रिमोटली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मशीन गन्स तैनात करने जा रहा है। ये मशीन गन पूरी तरह से स्वचालित और रिमोटली ऑपरेटेड होंगी जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जाएगा। इस्राइल के आर्मी रेडियो ने रविवार को यानी कि संडे को ये बताया कि इन हथियारों को बस्तियों के आसपास के वॉच टावरों और उनके प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों द्वारा सशस्त्र हमलों और घुसपैठ को रोकना बताया गया है। इस्राइल का 636 टोही यूनिट इन हथियारों को ऑपरेट करेगा यानी कि नियंत्रण करेगा। पहले इन हथियारों को उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जिन्हें इस्राइल ने हाई रिस्क वाला माना है, फिर धीरे धीरे इसे अन्य इलाकों में यानी बाकी इलाकों में भी फैलाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इस्राइल ने अपने आम लोगों को हथियार भी पकड़ा दिए हैं। दोस्तों एक्स पर एक पोस्ट में इस्राइल के राइट विंग मिनिस्टर इतमार बेन ग्वीर ने यह भी बताया है कि 1 लाख
20,000 हथियार वेस्ट बैंक में एलिजिबल इस्राएली बस्तियों में बांटे गए हैं, यानी कि इस्राएली सेटलर्स को दिए गए हैं। इस्राएल के नेतृत्व का यह कहना है कि वे देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हथियारों का वितरण जारी रखेंगे, यानी कि हथियार बांटना जारी रखेंगे। दोस्तों, इस्राएल की ओर से बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से बाहर करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। विशेषकर पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट के कुछ, यानी कि वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में यह संकट और गहरा गया है, जहां इस्राएली सरकार फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से निकालने के लिए अदालतों का सहारा ले रही है। इस्राएल के इस कदम को और बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर से चुनाव में जीत के बाद इस्राएल को अपने कदमों को, अपने जो वो कदम बढ़ा रहा है, जो चीजें कर रहा है, उसको तेज करने का मनोबल मिल सकता है। ट्रंप ने हमेशा इस्राएल के अवैध बस्तियों के विस्तार को समर्थन दिया है और उनका ये समर्थन इस्राएल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में और अधिक बस्तियां बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस्राएल के इन कदमों से एक बार फिर से फिलिस्तीनी समुदाय के लिए संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस्राएल के इन कदमों को अवैध बताया, लेकिन इस्राएल इसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताता है। इसी तरह से दोस्तों, अपनी सुरक्षा का हवाला देकर वो जुल्म भी कर रहा है। दूसरी तरफ खबर यह है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शासन ने सीरियाई राष्ट्रपति के पतन के बाद कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में भी बस्तियों के विस्तार की योजना को मंजूरी दी है, यानी कि वो अपनी बस्तियों को और ज्यादा फैलाना की जो उसकी योजना है उसको मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इस्राएल की कोशिश है कि वो गोलान हाइट्स में रहने वाले इस्राएली आबादी को दोगुना कर दे, यानी जो लोग वहां रह रहे हैं उनको बढ़ाए। उसका प्लान है बढ़ाने का आबादी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने 40 मिलियन शेकल्स की राशि को मंजूरी दी है, मतलब $11 मिलियन से भी ज्यादा अधिक। आपको बता दें कि गोलान हाइट्स का इलाका 1967 के 6 दिन युद्ध के दौरान इस्राएल ने सीरिया से कब्जा किया था और अब इस्राएल वहां अपनी बस्तियां फैला रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 की मांगों के बावजूद इस्राएल ने अपनी सेना वापस लेने या क्षेत्र में, यानी जो एरिया पर उसने कब्जा किया है, वो वापस करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पिछले हफ्ते अल-कायदा के पूर्व नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के विद्रोहियों द्वारा दमिश्क पर कब्जा करने के बाद से इस्राएली सेना ने अतिरिक्त सीरियाई क्षेत्र यानी कि एडिशनल सीरियन टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। अतीत में जुलानी का समर्थन करने के बावजूद इस्राएल अब उनके समूह की, उनके ग्रुप की मौजूदगी का इस्तेमाल सीरिया की और भी जमीन पर कब्जा करने और सीरिया के सैन्य ढांचे पर बमबारी करने के बहाने के तौर पर कर रहा है। और बमबारी भी ऐसी वैसी नहीं, इतनी भयानक कर रहा है कि धमाकों से सीरिया में, धमाकों की वजह से वहां पर सीरिया में भूकंप आ गया है। देखिए, पहले मैं आपको बमबारी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से आसमान से आग बरस रही है। देखने पर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये आग आसमान से नहीं बरस रही है, बल्कि सीरिया के तरतूस शहर में इस्राएल की एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें हैं। इन एयर स्ट्राइक्स में कई नागरिक घायल भी हो गए हैं। और दोस्तों, ये हमले, ये एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थे, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगाइए कि धमाके से 3.0 से 3.5 की तीव्रता का भूकंप आ गया। इस्राएल के हमले न केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं, बल्कि नागरिकों की जान भी जोखिम में अब डाल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ इस्राएल अपने जुल्म, अपने हमले मासूमों पर बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर कब्जा भी कर रहा है। तो वहीं कई मोर्चों पर नेतन्याहू की आलोचना भी हो रही है। खबर है कि इस्राएल के एक अहम राजनेता अविगडोर लिबरमैन ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और न्याय मंत्री याविर लेविन की नीतियों की आलोचना की है। इस्राएल के क्नेसेट के सदस्य अविगडोर लिबरमैन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और न्याय मंत्री लेविन की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे इस्राएल को गृह युद्ध की ओर ले जा सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लिबरमैन का कहना है कि इस्राएल को इस वक्त बाहरी खतरे जैसे ईरान से
सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आंतरिक विवादों में उलझी हुई है। उन्होंने इस्राएल की राजनीति में बढ़ते तनाव को लेकर चेतावनी दी और ये कहा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इस्राएल में आंतरिक संघर्ष हो सकता है, यानी कि गृह युद्ध हो सकता है। लिबरमैन ने आंतरिक यहूदी युद्धों को समाप्त करने का आह्वान किया और प्राथमिकताओं में बदलाव का आग्रह किया है। दोस्तों, अब आपको सीरिया से आई एक दिलचस्प तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि कैसे सीरिया में टैंक सब्जी बेचने की दुकान बन गए हैं। जी हाँ, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टैंक पर सब्जियों को सजाया गया है। इस टैंक ने युद्ध से लेकर व्यापार तक का सफर अब तय कर लिया है और अब खंडहरों के बीच खड़ा होकर व्यापार कर रहा है। दोस्तों, ये तस्वीर दिखाती है कि युद्ध की तबाही के बावजूद लोग किसी न किसी रूप में उम्मीद की किरण खोज ही लेते हैं। अब सीरिया और तुर्की के संबंध को लेकर एक बड़ी खबर जो सामने आई है वो आपको बताती हूँ। तुर्की ने सीरिया के नए प्रशासन, यानी जो वहां की नई एचटीएस की सरकार है, उसके साथ सहयोग का ऐलान किया है। मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात भी कही है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलर ने ये कहा है कि तुर्की सीरिया के नए प्रशासन के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर सीरिया के नए प्रशासन की ओर से रिक्वेस्ट की जाती है तो तुर्की उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी देने को तैयार है। गुलर ने यह भी कहा कि हमें सीरिया की नई सरकार को अपनी क्षमता साबित करने का मौका देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सरकारी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कैसा व्यवहार करती है सीरिया की नई सरकार। मतलब तुर्की इस बार सीरिया के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए सकारात्मक रुख अपना रहा है। अपनी पसंद की सरकार वहां पर स्थापित करने की एक कोशिश आप इसे कह सकते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर ओ पेडरसन रविवार को दमिश्क पहुंचे। उनका ये दौरा सीरिया में पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने के लिए चर्चा के लिए किया गया है। दोस्तों, अब सब अपनी अपनी तरफ से सीरिया में सरकार बनाने में जुटे हुए हैं। तुर्की अलग दावा कर रहा है, अमेरिका भी फिजूल में घुस रहा है यहाँ पर। अब हमास को लेकर इस्राएल के सैन्य अधिकारी का एक बयान आपको बताती हूँ, जिसने दोस्तों खलबली मचा दी है। और ये बताने के लिए ये बयान काफी है कि नेतन्याहू गजा में जितना भी जुल्म कर ले, लेकिन उनकी सेना के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमास को मिटा सके। चैनल 12 से बातचीत में इस्राएल के एक सैन्य अधिकारी ने इस्राएल की सेना की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस्राएल 20 साल तक भी गजा में रहता है तो भी वो हमास के पास मौजूद आखिरी मिसाइल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, और ये दिखाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हर तरफ अशांति फैली हुई है, युद्ध चल रहा है। अल मासिरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर एक नया हवाई हमला किया है। इस हमले में यमन के अंसारुल्लाह समर्थित अल हुदैदा प्रांत के अत तुहाइता जिले को निशाना बनाया गया है। अब तक इस हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने में विशेष रूप से अल हुदैदा प्रांत में यमन के विभिन्न इलाकों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले बढ़ गए हैं। ये हमले यमनी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि वो ज़योनी शासन के खिलाफ लगाए गए समुद्री नाकाबंदी को बंद कर दे। दूसरी तरफ इस्राएली मीडिया हायोम ने ये बताया है कि इस्राएली अधिकारी यमन में अंसारुल्लाह पर एक बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इन खबरों के बीच एक तरह से यमन ने इस्राएल, अमेरिका और ब्रिटेन को ललकार भी दिया है। अपने बयान से यमनी वार्ता टीम के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल सलाम ने एक बयान में कहा कि यमन को सीरिया समझने की भूल बिल्कुल भी ना की जाए। यमन की स्थिति सीरिया से पूरी तरह अलग है। उन्होंने चेतावनी दी कि यमन में कोई भी जंग छेड़ने का मतलब है जमीन, समुद्र और आसमान पर आग लगाना। सना के पास लंबे समय तक उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत मौजूद है जो ऐसे युद्धों का समर्थन करते हैं। अंसारुल्लाह किसी भी व्यक्ति या समूह यानी ग्रुप के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा जो इस युद्ध का समर्थन करेगा।
लेबनानी अखबार अल अखबार के अनुसार ये रिएक्शन शुक्रवार को उस धमकी के बाद आया है जो यमनी पश्चिमी तट पर यूएई समर्थित समूह के नेता तारिक सलेह ने दी थी। दोस्तों, सलेह ने ये कहा था कि उनका बल अंसार अल्लाह के खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये बयान मशा शहर में हुए एक बैठक के दौरान दिया गया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन खबरों पर कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। एक और जरूरी बात, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।